अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम जनरल मोहम्मद ज़िया हक के मुतल्लिक़ बात करेंगे। जनरल मोहम्मद ज़िया हक 1924 में जालंधर हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जालंधर और दिल्ली में हासिल की। 1945 में फौज में कमीशन हासिल किया और दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खदमात सरअंजाम दी। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1964 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 ईस्वी तक 1968 ईस्वी तक 22 कैवलरी आर्मिड बटालियन की क़यादत की। वो 1970 में पाकिस्तान की तरफ से उर्दन भेजे गए। सितंबर 1970 में शाह हुसैन ने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO को उर्दन से निकालने के लिए एक फौजी ऑपरेशन किया जिसमें टैंक भी इस्तेमाल हुए। उस ऑपरेशन की क़यादत ब्रिगेडियर ज़िया हक ने की और उस ऑपरेशन के दौरान फ़लस्तीन आज़ादी की जंग लड़ने वाले हज़ारों जंगजू मार दिए गए, जिससे इसराइल को बहुत फ़ायदा हुआ। उस कत्ले आम करने से इसराइल के भी हाथ कांपते थे। वो मर्द मुजाहिद ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़िया हक ने कर दिखाया। उस जमाने में उर्दन और फ़लस्तीन का वही हिसाब था जो पाकिस्तान और कश्मीर का है। आज़ाद कश्मीर की तरह उर्दन ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था। दरियाए उर्दन के मशरक में 40,000 फ़लस्तीनी महाजर थे। दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर भी इतने ही फ़लस्तीनी थे। फ़लस्तीनियों ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को अपने आज़ादी का बेस कैंप बनाया हुआ था। यहाँ से फ़लस्तीनियों को तरबियत देकर मकबूजा इलाके में इसराइलियों के खिलाफ छापा मार सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए भेजा जाता था। उर्दन ने जब ये इलाका अपने कब्जे में लिया तो फ़लस्तीन ने उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में इजाफा समझा। मुसलमान भाई आ गए हैं और हमारे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाह हुसैन मरहूम को यह खतरा लायक था कि कहीं फ़लस्तीनी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत न बना लें, लेकिन उनके लिए उनसे बड़ी मुश्किल यह थी कि हमारी तरफ वो भी सऊदी अरब के साथ अमरीका के इत्तेहादी थे। अमरीका की तरजीह इसराइल, उसकी बका और मशरकी वस्ता में उसकी बालादस्ती थी। इस तरह की सूरत हाल में उर्दन को फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। 15 सितंबर 1970 में ब्रिगेडियर ज़िया हक की क़यादत में उर्दनी फौज ने फ़लस्तीनियों पर हमला किया और फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जंग लड़ने वाले बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया और इसराइल पर से बड़ा खतरा टल गया और फ़लस्तीनी उसे ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। वो फ़लस्तीनी भी कश्मीरियों की तरह अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये मर्द मुजाहिद ने ना तो इंसान बनकर सोचा न मुसलमान बनकर। इस मर्द मुजाहिद की क़यादत में 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अमेरिका और इसराइल इस अजीम कारनामे से बहुत खुश हुए। ज़िया हक से मगरब पहले भी आशना था, मगर फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन ने उसे उनके लिए बहुत अहम बना दिया, जिसके बाद उसकी लॉटरी निकल आई और उससे तेजी के साथ प्रमोशन मिलना शुरू हो गए। 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिए गए। जनरल ज़िया हक ने भुट्टो के करीब होने के लिए बहुत कुछ किया। बकौल किसी शायर के जो न करना था वो भी कर डाला, जालिम तेरी खुशी के लिए। 1975 में करने वाले तो ये भी कहते हैं भुट्टो साहब ने मुल्तान में सेकंड स्ट्राइक कोर का दौरा किया तो कमांडर ज़िया हक ने भुट्टो साहब की पसंदीदा ग़िज़ाओं पर पूरा हफ्ता तहकीक कराई और सिर्फ एक रात में भुट्टो साहब के लिए कर्नल कमांडेंट की वर्दी सिलवाई और उन्हें टैंक में बिठाकर उनसे फायर भी करवाया। जनरल ज़िया ने एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के दफ्तर में अचानक आते देखकर अपनी सुलगती सिगरेट कोट की जेब में डाल ली थी और जब भुट्टो उनके साथ बात करते हुए चलने लगे और उनके कोट से धुआं उठने लगा तो वो बौखला गए और बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा था कि ऐसा बुज़दिल जनरल महज पर क्या करेगा। जनरल ज़िया हक अपने कंधे पर जो एक चौड़ी सी बेल्ट पहनते थे और जिसकी वजह से उनके मुखालफिन उन्हें बैंड मास्टर कहते थे, वो बेल्ट उन्हें फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के सिले में मिली थी। मुबसरीन का ख्याल है कि अमेरिका, यूं भी कहा जा सकता है कि CIA के साथ ज़िया हक के राब्तों का आगाज इसी दौर से हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल टिक्का की रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे कठपुतली जनरल की जरूरत थी जिसे अपनी उंगलियों पर चला सके और ज़िया हक के सिवा कोई भी जनरल ऐसा नहीं था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मगरबी कुव्वतें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरादों से तो वाकिफ थीं, लेकिन उनकी कमजोरियों से भी वाकिफ थे। वो चाहते थे कि ज़िया हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एतमाद जीत ले।
जनरल ज़ियाउल हक की बतौर आर्मी चीफ तकर्री की रुदाद भी बड़ी दिलचस्प है। वो सीनियरिटी के एतबार से 7वें नंबर पर थे। भुट्टो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकबर खान या जनरल मजीद मलक में से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की कुर्बत हासिल करने के लिए जो इकदाम उठाए, भुट्टो जैसा ज़हीन तरीन आदमी भी धोखा खा गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि ज़ियाउल हक से ज्यादा फरमाबरदार कोई जनरल हो ही नहीं सकता। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन भुट्टो गलत था। ऐसे लोग अगर कुरान शरीफ तो क्या पूरी ताज कंपनी भी सर पर रखकर कसम खाएं कि हम इख्तिदार पर कब्जा नहीं करेंगे, तो फिर भी उनके किसी भी कौल व फ़ौल पर इतबार न किया जाए। एक कहावत है कि मालिशी और पॉलिशी कभी वफादार नहीं हो सकता। सन 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्जाम लगाया और जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस मुल्क में सियासी हालत बिगड़ने लगी। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हुए और बिल आखिर 4 जुलाई 1977 की शाम मुज़ाकरात कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान 17 नशस्तों पर दोबारा इंतखाब कराने का मुआहदा हुआ। फौज के सरबराह की हैसियत से जनरल ज़ियाउल हक और अपोजिशन के मुज़ाकरात को बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म हाउस के गुलाम गर्दशों में भी मौजूद रहते। एक आधा बार उन्होंने मुज़ाकरात में मुबसर के तौर पर बैठने की कोशिश भी की, मगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मुफ्ती महमूद के एहतजाज पर उन्हें कमरे से निकाल दिया गया। मुज़ाकरात में जहाँ कहीं सुलझाव की सूरत पैदा होती या बहरान खत्म होता दिखाई देता, तो जनरल ज़िया मुज़ाकरात से बाहर बैठे कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं के जरिए मस्जिद उलझाव पैदा करते। असगर खान उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर और नवाबजादा नसरुल्लाह जब मामला तय करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए अपोजिशन रहनुमाओं के पास जाते, तो असगर खान खेल खराब करने के लिए पहले से तैयार होते थे। एक महीना इसी कैफियत में गुजर गया। जुलाई का महीना शुरू हुआ तो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात रात भर जारी रहे। साजिश की बू अब भुट्टो साहब को भी आ रही थी। 4 जुलाई की रात गए जुल्फकार अली भुट्टो ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अपोजिशन के साथ मामला तय हो गए हैं और मुआहदे पर सुबह दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताहम ज़ियाउल हक, जो कि 1975 से पसे पर्दा हुकूमत को गैर मुस्तकम करने और मार्शल लॉ लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, उन्होंने 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत को गिराकर ऑपरेशन फेयर प्ले के इख्तियार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आइन मुअत्तल नहीं किया और यह ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करवाना है। साबिका फौजी हुक्मरानों की तरह ये 90 दिन भी तवालत पाकर 11 साल पर मुहित हो गए। मार्शल लॉ के नफाज में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो ने शदीद मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर नवाब अहमद कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तौसीक कर दी। यूं 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दी गई। यूं ज़ियाउल हक मगरबी दुनिया की आंख का तारा और काबिल एतबार और एतमाद वाली शख्सियत बन गए। जुल्फकार अली भुट्टो की, जिसे अदालती कत्ल भी कहा जाता है, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और शायर मशरक इल्लामा इकबाल के साहबजादे जनाब जावेद इकबाल मरहूम ने भी भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया था। उस वीडियो में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि कायदे आज़म की हमशीरा फातिमा जन्ना ने भुट्टो की काबिलियत से मुतासर होकर उनकी सियासी जमात कौंसिल में मुस्लिम लीग में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। याद रहे कि जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम ने इसी जमात की तरफ से 1970 के इंतखाबात में लाहौर से भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। जिस तरह भुट्टो को फांसी दी गई, इसी तरह एक अवामी लीडर की मौत एक साने से कम न थी। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पर लटकाया, लेकिन उसके दिल में भुट्टो के लिए जो नफरत थी वो कम नहीं हुई। 2 मार्च 1981 को कराची से पेशावर जाने वाली PIA के एक बोइंग तैयारा, जिसमें अमले समेत 143 अफराद सवार थे, दौरान परवाज अगवा करके काबुल ले जाया गया, जहां हाईजैकरों ने तमाम खवातीन, बच्चों और बीमार मुसाफिरों को रिहा कर दिया था। पहले उनका मुतालबा कराची में अपने 5 गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा था, जो बाद में 54 अफराद तक रिहाई तक जा पहुंचा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करने से इनकार पर मुश्तइल होकर उन्होंने 6 मार्च 1981 को एक मुसाफिर मेजर तारिक रहीम को कत्ल करके लाश जहाज के बाहर फेंक दी थी। उसी वाक़े को बुनियाद बनाकर ज़ियाउल हक ने भुट्टो खानदान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब न हो सका।
क्योंकि पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनज़ीर भुट्टो ने उस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और मुसल्लह जद्दोजहद से मुकम्मल लातल्लुकी का ऐलान किया। हत्ता कि मुर्तज़ा भुट्टो की बीवी गनवा भुट्टो और बेटी फातिमा भुट्टो ने भी उन मुसल्लह कार्रवाइयों से मुर्तज़ा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद की और दिफा करती रही हैं। कई हल्के तो इस वाक़े को जनरल ज़िया उल हक की साजिश करार देते हैं। बताया जाता है कि कराची से पेशावर जाने के लिए जहाज में चढ़ते वक्त एक हाईजैकर को अपने सफर तक का इल्म नहीं था। पीपल्स पार्टी के उन 19 कारकुनों का भी कुछ पता नहीं जो हाईजैकर्स के मुतालबे पर रिहा किए गए थे, लेकिन वापस आने के कई माह बाद भी लापता हो गए। 1982 को शुरू में पाकिस्तान पर मुसल्लत आमिर जनरल ज़िया उल हक के हलाक करने की 2 नाकाम कोशिशें की गईं, जिनका इल्जाम दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फकार पर लगाया जाता है। 19 जनवरी 1982 को पहली कोशिश इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जनरल ज़िया उल हक के जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अनाड़ी हमला आवर साम मिसाइल के निशाने पर न लगा सके। दूसरी कोशिश 7 फरवरी 1982 को हुई, जिसमें एक बार फिर जनरल ज़िया उल हक के तैयारे को उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिसाइल टारगेट से थोड़े फासले से गुजर गया। बताया जाता है कि ये कार्रवाइयां पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों ने की थी, लेकिन मीडिया पर सख्त पाबंदियों की वजह से बाकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। इस मर्द मुजाहिद जनरल ज़िया ने 12 अगस्त 1983 के दिन अपने नाम नहाद मसले शूरा के सामने इंकशाफ किया था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सदारती निज़ाम के हामी थे। उसने एक नामालूम डायरी का हवाला भी दिया था, जिसका भी कोई सबूत नहीं दिया था। 13 अप्रैल सन 1984 को रोज भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्द मुजाहिद और सुपह सालार ने कहा था कि ग्लेशियर की हमें जरूरत ही क्या है, वहां तो घास तक नहीं उगती। और फिर इस इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए कितने जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इसके मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। जनरल ज़िया उल हक ने सन 1985 में गैर जमायती इंतखाबात का ऐलान किया तो इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से तलवार का निशान ही हटा दिया गया। जनरल ज़िया उल हक के पास कोई जादू नहीं था, उसने कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया था जिसे वो अवाम का सामना कर सकें, लेकिन मकरबी कुव्वतें और दजाली दुनिया ने पुराने खेल को दोहराया और ज़िया उल हक को मजहबी लबादे में ओढ़कर पाकिस्तानी कौम के सामने पेश कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को हमेशा मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है और ताहाल जारी रहेगा। ज़िया उल हक की यह कोशिश रही कि अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखा जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने मुनसफाना आम इंतखाबात से गुरेज किया और बार बार इलेक्शन के वायदे मुलतवी होते रहे, क्योंकि वादा करके निभाना यह गैरतमंद और एक सच्चे मुसलमान का काम होता है। MRD की कहानी पाकिस्तान तारीख में एक ऐसा बाब है जिससे मुल्क के बेशतर शहरी अभी भी शायद नावाकिफ हैं। जनरल ज़िया उल हक मार्शल लॉ के खिलाफ चलने वाली इस कौमी तहरीक में मुल्क के तकरीबन सारे सियासी जमातों के साथ मजदूर तंजीमें, तुलबा तंजीमें भी शरीक हुई थीं। जमायत इस्लामी और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थीं। MRD तहरीक यूं तो लाहौर से शुरू हुई थी, लेकिन 7 फरवरी 1981 को सदर क्लिफ्टन कराची में MRD की मीटिंग हुई, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो, शेरबाज मजारी, महमूद अली कसूरी, महराज खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान शामिल हुए। लेकिन मर्द मुजाहिद के इक़्तिदार से मोहब्बत ने पूरे पाकिस्तान को खून से नहला दिया। सुकूत ढाका के बाद ये दूसरा बड़ा सानहा था। मार्शल लॉ के खिलाफ चलने वाली तहरीक में शायद हिरासत में लिए जाने वाले सबसे कम उम्र बच्चा फराज वाला थे, जो गिरफ्तारी के वक्त सिर्फ 3 या 4 बरस के थे। भुट्टो पर एक कत्ल का इल्जाम लगाकर फांसी चढ़ाने वाले मर्द मुजाहिद और खुद को इस्लाम का अलमबरदार करने वाले सफ़ा कातिल ने अनगिनत लोगों का कत्ले आम किया, जेल भर दिए, सजाएं दी, न बच्चों पर रहम आया न बुजुर्गों का ख्याल किया। MRD तहरीक के कारकुनों को कुचलने वक्त उसको कोई रहम नहीं आया। यकीनन ज़िया उल हक का ऐसा रूप देखकर शैतान तो क्या फरौन, यजीद और हिटलर की रूह भी कांप उठी होगी। दिसंबर 1984 में उन्होंने अपने हक में रेफरेंडम भी करवाया। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। 8 साल तक कौम पर मुसल्लत रहने वाले पाकिस्तान की तारीख का तवील और बदतरीन मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए जब 1985 में गैर जमाती इंतखाबात का ढोंग रचाया गया तो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि मंजूर नजर वजीर आजम कौन होगा। 1977 के इंतखाबात में धांधलियों की वजह से महजूल किए जाने वाले और फांसी की सजा पाने वाले साबिक वजीर आजम जुल्फकार भुट्टो को मंजर से हटा जाने के बावजूद वक्त का गासिब व जाबिर हुक्मरान पीपल्स पार्टी के खौफ से आइन के मुताबिक जमायती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं था। 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती इंतखाबात मुनक्कद हुए थे,
جن میں علاقائی تعصب، برادری ازم اور ذاتی اثر رسوخ کی بنیاد پر منتخب لوگ اسمبلی میں آئے تھے۔ ان میں سے جب سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک قدرے گمنام شخص محمد خان جونیجو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تو تاریخ کے ماتھے پر پسینہ اور واقعات کی کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ کس طرح سے بھٹو کا تختہ الٹنے کی ایک منظم سازش کی گئی تھی۔ 1977 کے انتخابات کے دوران 19 جنوری کو کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اسلام آباد سے اپنے انتخابی حلقہ لاڑکانہ میں اپنے کاغذات نامزد جمع کروانے کے لیے خود حاضر تھے، لیکن ان کے مد مقابل جماعت اسلامی یا پاکستان قومی اتحاد کے امیدوار مولانا جان محمد عباسی غائب تھے۔ وقت مقرر پر نہ پہنچنے پر بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیا گیا۔ مخالفین نے الزام لگایا تھا کہ حکومت نے بڑی پلاننگ سے عباسی صاحب کو غائب کیا تھا تاکہ بھٹو صاحب اپنی مقبولیت ثابت نہ کر سکے، اور یہ ان انتخابات میں دھاندلی کی ایک بڑی دلیل تھی جو بھٹو حکومت کے خلاف تحریک اور ان کے تختے الٹنے کی وجہ بنی تھی۔ مورخ جب یہ دیکھتا ہے کہ جان محمد عباسی کو غائب کرنے والا اس وقت کا سندھ کا ہوم سیکریٹری محمد خان جونیجو نامی شخص تھا جو بھٹو کے سیاسی مخالف ایک پیر صاحب کا خاص آدمی تھا، اور جس کے حکم پر یہ سب غیر قانونی کام ہوا تھا، اور جسے اس کارنامے کے عوض وزیر اعظم بنا کر اس کی خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا تھا، سازش کی ایک گتھی اور سلجھ جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، یوں محمد خان جونیجو کے وزیر اعظم بننے کی راہ نکل آئی۔ باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو مارشل اٹھا لیا گیا۔ طویل جلاوطنی کے بعد بے نظیر بھٹو کی 10 اپریل 1986 کو وطن واپسی ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کا یادگار استقبال تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 ملین سپورٹرز نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک 12 کلومیٹر کا فاصلہ محترمہ کے جلوس نے 10 گھنٹوں میں طے کیا۔ بے نظیر بھٹو کی یہ واپسی دراصل ان کے جلاوطنی کا خاتمہ تھی۔ ان کی آمد صدر جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں عمل پذیر ہوئی۔ اپریل 1986 کے استقبال نے پارٹی میں ایک نئی روح پھونک دی اور ملک کے سیاسی حالات یکسر بدل دیے۔ جنرل ضیاء الحق نے 21 فروری 1987 کو بھارت کا اچانک دورہ کیا تھا اور ایک بن بلائے مہمان کی طرح پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھا تھا۔ اس ویڈیو میں میاں نواز شریف بھی نظر آتے ہیں۔ اس دورے کے بعد سرحدی کشیدگی میں کمی ہوئی تھی، جس پر ضیاء الحق کے حامی بڑے مذاق خیز افسانے گھڑتے رہتے ہیں۔ 14 جولائی 1987 کو کراچی کے بوری بازار میں ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 76 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ اس دھماکے پر تبصرہ کرتے ہوئے مرد مجاہد ضیاء الحق نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری افغان پالیسی کا شاخسانہ ہے اور ابھی تو ابتدا ہے، ہمیں اس سے زیادہ بدتر حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ضیاء الحق تو اپنی ایجادات کی صرف ابتدا دیکھی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کی ابتدا سے لے کر آج تک لاکھوں بے گناہ پاکستانی سویلین اور ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ سیکیورٹی اہلکار شہید کیے گئے۔ اپریل 1988 کو ہونے والے سانحہ اوجڑی کیمپ نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ صبح 9:45 پر اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ساری کیمپ میں ہر جگہ آگ کے الاؤ بھڑکنے لگے تھے اور حرارت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کیمپ میں پڑے میزائل چاروں طرف خود بخود چل پڑے۔ پورے علاقے میں میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ میزائل ہر طرف برس رہے تھے، ان کی کوئی سمت تھی نہ ہدف۔ دھماکے پر دھماکے ہوئے چلے جا رہے تھے اور جو بھی چیز ان میزائلوں کی زد میں آ رہی تھی اس کا وہی حشر ہو رہا تھا جو میزائل کی زد میں آنے والے کسی بھی چیز کا ہوتا ہے۔ اس حادثے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زیادہ زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازوں کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد اس سے زیادہ تھی۔ وزیر اعظم جونیجو نے اس واقعے کے پیچھے چھپے کرداروں کو سزا دینے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن بے اعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم جونیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ان پر نااہلی اور بدعنوانی کے علاوہ بڑے بڑے الزام لگائے۔ ان کے علاوہ یہ الزام بھی لگایا کہ اسی کی وجہ سے اسلامی نظام نافذ کرنے کی ضیاء الحق کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں علم اور عقل رکھنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، سیاسی نمائندوں اور کارکنوں کو پابند سلاسل کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ شاعروں اور ادیبوں کی فکر کو بھی پابند کرنے کی کوشش کی گئی۔ مغربی دنیا سائنسی ترقی کر رہی تھی، لیکن یہ مرد مجاہد پاکستانیوں کو لسانی بنیاد اور فرقہ پرستی میں تقسیم کر دیا تھا۔ سندھ کے اندر MQM اور دیگر لسانی بنیاد پر اس نے تنظیمیں بنائیں جس نے پاکستانیوں کو تقسیم کر دیا اور جس
पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, जो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, पाकिस्तान ऐसा न बन सका। जिनको मुल्क की हिफाजत की जिम्मेवारी दी गई, वो जिम्मेवारी छोड़कर इख्तिदार की लालच में आ गए और यूं पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक दूसरे के लिए अजनबी बनते गए। गुलाम मुर्तजा शाह बिल मारूफ जीएम सैयद का शुमार पाकिस्तान के बानियों में होता है। जीएम सैयद ने बरसगीर में सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की करारदाद सिंध असेंबली में अक्सर तरह से मंजूर करवाई थी, जिसने आगे चलकर इस मुतालबे को कानूनी और आईनी जवाब फराहम किया था। जीएम सैयद शायद पाकिस्तान में वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए कई बरस कबल ही मजहबी इंतहा पसंदी के मुल्क और खत्ते को खतरात से आगाह कर दिया था। सकूत ढाका के बाद जीएम सैयद के भुट्टो से इख्तलाफात बढ़ गए थे। डॉन न्यूज के मुताबिक 1970 के आम इंतखाबात में दादू के हलके में जीएम सैयद को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलक सिकंदर ने उन्हें शिकस्त से दो चार किया। सैयद अमली सियासत से किनारा कश हो गए। उसके बाद उन्होंने सिंध के हकूक अता के सिंध की आज़ादी का आलम बुलंद कर दिया। ज़ियाउल हक जीएम सैयद से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने मीर मोहम्मद तालपुर, हाजी मौला बख्श सुमरो और इलाही बख्श सुमरो के जरिए सैयद को पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। सैयद ने उन हजरात से कहा कि मुलाकात के लिए कोई एजेंडा है या ऐसे ही मिलना चाह रहे हैं। अगर एजेंडा है तो मिस्टर ज़ियाउल हक ने GHQ को आगाह किया है और उस एजेंडे पर बात करने के लिए GHQ ने उन्हें इजाजत दी है या नहीं, कि ऐसी मुलाकात कोई मायने नहीं रखती। सैयद की ये बात जब ज़ियाउल हक को बताई गई तो उन्होंने कहा कि सैयद की वजाहत तलबी दुरुस्त है। कहीं ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि सिंध देश का नारा लगाने वाले जीएम सैयद के जनरल ज़ियाउल हक के साथ करीबी तलकात थे। ज़ियाउल हक भुट्टो से दुश्मनी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। जीएम सैयद के पोते को PIA में मुलाजमत करने की पेशकश कर दी थी और उन्हें मुकम्मल अख्तियार दे दिया था कि जरूरत पड़ने पर हुकूमत से हर किस्म की इमदाद तलब कर सकते हैं। ज़ियाउल हक ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए लिसानी बुनियाद पर MQM और उसके बानी अल्ताफ हुसैन जैसे सांपों को दूध पिलाकर उड़दा बनाने वाला भी यही मर्द मुजाहिद है। यूं तो उनकी जिंदगी पुरस्कार है, लेकिन मजहबी लिफाफे में छुपे हुए ज़ियाउल हक की पुरस्कार जिंदगी मदहोश जनरल आगा यहया खान से कम न थी। जॉन हेरिंग नामी खातून और जनरल ज़ियाउल हक के मुतल्लिक जाना हो तो लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान साबिक वजीर खारजा ने अपनी किताब में तफसीली वजाहत की है। जबकि साहबजादा याकूब खान के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक से हेरिंग का तारफ तब हुआ जब 70 की दहाई के आगाज पर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक उर्दन में मुतैन पाकिस्तानी फौज की क़यादत कर रहा था। हुसैन हुकानी ने अपनी किताब में लिखते हैं कि अदाकारा और रक्कासा जॉन हेरिंग का दूसरा शोहर रॉबर्ट किंग होस्टन क्वेस्ट कंपनी के चेयरमैन था, जिसे मशरिकी वस्ता में गैस और पेट्रोल के हवाले से जाना पड़ता था। यहाँ उसकी बीवी के ज़ियाउल हक से रवाबत कायम हुए और 1980 में रॉबर्ट किंग और जून हेरिंग को ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मदऊ किया। उसके बाद जॉन हेरिंग ने ज़िया को अमेरिकी सेनेटर चार्ली विल्सन से मुतारफ करवाया, जिसने पाक अमेरिकी जहाद अफगानिस्तान में बुनियादी किरदार अदा किया था। ये कहानी चार्ली विल्सन नामी किताब और फिल्म में भी मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहबजादा याकूब खान लिखते हैं कि साल गुजरने के साथ साथ ज़ियाउल हक और उसके इंतजामिया पर जॉन हेरिंग के असरात बढ़ गए। सदर ज़ियाउल हक इस औरत पर ऐसा फरिफ्ता हुए कि काबीना के इजलासों में उसका फोन आ जाता तो इजलास खत्म करके उसका फोन सुनने चला जाता। अमूमन ज़ियाउल हक अपने फैसलों में किसी की राय नहीं सुनता था, लेकिन जॉन हेरिंग की राय उसके फैसलों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती थी। साहबजादा याकूब खान के मुताबिक वो ज़ियाउल हक के ज़हन पर मुकम्मल सवार थी। यह खौफनाक सूरत हाल थी। ज़ियाउल हक ने वजारत खारजा के उसूल और मुल्की कवानीन को पामाल करते हुए जॉन हेरिंग को होस्टन में पाकिस्तानी कौंसल खाने का एजाजी कौंसल जनरल मुकर्रर कर दिया। जनरल ज़िया जब तक हयात रहे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान की हांडी उबलती रहे, उबल कर बाहर न गिरे, लेकिन ये जरूरी है कि हांडी उबलती रहे। पाकिस्तानियों का शुमार जुनूनी मजहबी लोगों में किया जाता है, इसलिए मगरबी ताकतों ने हमेशा पाकिस्तानियों के इस कमजोरी से फायदा उठाया है। कभी जहाद का नाम देकर रूस के सामने डाल दिया तो कभी इस्लाम निजाम के नाम पर अपनी कठपुतलियों को पाकिस्तानी अवाम के सामने हीरो बनाकर पेश किया है। अपने मकासद हासिल किए और जब देखा कठपुतली हमारे मकसद के मुताबिक काम नहीं कर रही तो उनको सिफा हस्ती से मिटाया जाता है। अगस्त 1988 को बावलपुर के करीब एक हवाई हादसे में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की मौत वाक़ हुई। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से तहकीकात का आगाज भी हुआ, लेकिन आज तक उनकी मौत के मुताबिक कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी। तैयारे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान समेत अमेरिकी सफीर और अमेरिकी जनरल हर्बर्ट विलियम भी हादसे के वक्त तैयारी में मौजूद थे, जो ज़ियाउल हक के हमरा पलक झपकने में ही राख के ढेर बन गए थे।
इंसान जो बीज लगाता है वही काटता है। मशहूर कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ज़ियाउल हक की मौत इतनी इबरतनाक है कि हमारे लिए एक पैगाम है कि इंसान हमेशा इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं रहता, एक दिन इसका खात्मा भी होता है। मौत बरहक है, लेकिन ऐसी भयानक मौत कोई भी नहीं चाहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करने और इसकी हिफाजत की तौफीक दे और मगरबी फतनों और फसादात से महफूज रखे। आमीन। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।